नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। चुनावी पॉलिटिक्स में आरक्षण हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के नाम पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लोगों की सही संख्या पता लगाने के लिए एक सर्वे की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर बीजेपी खेमे में हड़कंप है। विपक्ष इसे भी सरकार का एक झुंझुना बता रही है। आखिर सरकार के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी बौखलाहट क्यों है? इस मुद्दे को अभी उठाने के मायने क्या हैं, इस पर चर्चा होगी। उससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी कितनी है, इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने अब वास्तविक संख्या का पता लगाने एक सर्वे की तैयारी कर ली है। बताया गया कि ओबीसी वर्ग के नाम पर 32 लाख से अधिक राशन कार्ड बने हैं। दावा ये भी है कि राज्य में करीब 45% आबादी ओबीसी वर्ग की है। जाहिर है, राज्य की सत्ता की चाबी इतनी बड़ी आबादी के हाथों में ही होगी। सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी अब इस आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है। सरकार ने वर्गों की सही संख्या जानने के लिए एक कमेटी बना दी है, जो इस पर जल्द सर्वे शुरू करेगी। इस कदम से बीजेपी की सांसें अटकने लगी हैं। बीजेपी सरकार के सर्वे को लॉलीपॉप बताकर अपनी खींच मिटा रही है। ये सर्वे लोगों को लॉलीपॉप दिखाने जैसा है कि मिलेगा कुछ नहीं, परंतु आप इंतजार में रहो। ये सरकार हवा में बहुत सारी बातें करती रहती है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जो लागू नहीं हो सकती। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, इस सरकार में खाली हवाई बातें हो रही है। इधर कांग्रेस की दलील है कि वो हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सर्वे करवा रही है, जिसमें बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में जातिगत आरक्षण में बदलाव की घोषणा की। इससे प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़कर 82% तक पहुंच गया, जो कुल 50% आरक्षण के तय मापदंड से कहीं ज्यादा है। सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में वृद्धि पर रोक लगाते हुए राज्य में ओबीसी और आर्थिक तौर पर कमजोरों की सही संख्या जानने के निर्देश दिए। ये छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने इसको प्रस्ताव पारित किया हुआ है। अब उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हेड काउंट करने के संदर्भ में कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो ओबीसी का जो 27% का जो रिजर्वेशन का है, वो आफ्टर हेड काउंट ही उसको लीगलाइज किया जा पाएगा। इस तरीके से है, तो उसमें प्रक्रिया है, उसकी कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल करीब 68,15,000 से ज्यादा राशन कार्ड जारी हुए हैं, जिसके तहत 2,52 लाख से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज हैं। इनमें 32 लाख ओबीसी वर्ग के राशन कार्ड हैं, जो कुल संख्या का तकरीबन 47% है। अब ओबीसी वर्ग के लिए नया बढ़ा प्रतिशत लागू हो पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। पर जो भी दल इसे लागू करेगा, अगली बार सत्ता उसी के हाथ जाएगी, इसके तगड़े आसार हैं। ऐसे में भूपेश सरकार की इस कवायद से बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ना लाजमी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो चुनाव को अब करीब 2.5 साल बचे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने पहले किसानों को, गरीबों को और ऐसे छोटे छोटे वर्ग को, वनवासियों को, आदिवासियों को उनका अधिकार देने की, उनको ज़मीन देने की, उनको पैसा देने की अलग अलग तरह से कवायद की है। अलग अलग वर्ग को साधने की कवायद है। जब अजीत जोगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो एक नैरेटिव यह गढ़ा गया कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी, ओबीसी और SC वर्ग के बारे में ज़्यादा बात नहीं, काम किया होगा भले ही, लेकिन उसके बारे में, उसके नेतृत्व के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि वो उनकी पार्टी की राजनीति को बहुत सूट नहीं करता था। जब कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी यहाँ के CM बने, तो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति या कांग्रेस के नेताओं के लिए ये एक सुविधाजनक मार्ग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सुविधाजनक है या उसके लिए कितनी परेशानी खड़ी करेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो सबसे पहली बात वर्ल्यानी जी आपसे कर ली जाए, आपकी पार्टी के मन में ऐसा विचार आया, भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की, और जैसा कि रविंद्र चौबे जी को सुन रहे थे कि 27% आरक्षण के बारे में बात हुई है,
राशन कार्डों के हिसाब से देखें तो करीब 47% आबादी है, और जो क्लेम माने यदि ओबीसी लीडर्स का तो 52% का क्लेम है। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा ओबीसी लोग रहते हैं, जिसमें करीब 11 से 12% साहू जनसंख्या है। इसके अलावा यादव जनसंख्या भी लगभग इसके आसपास है, और ऐसे कई वर्ग हैं और बहुत सारी जातियों को मिलाकर जो ओबीसी का एक आरक्षण का दायरा बनता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा वर्ग कुर्मी और साहू लोगों का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सुविधाजनक होगा और कितनी परेशानी होगी, और कांग्रेस के इस जो डिसीजन है, भले हाईकोर्ट के निर्देश पर ये सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल का जो आदेश है, जो मराठा आरक्षण को लेकर उन्होंने किया है, इसके अलावा उन्होंने राज्यों की सूची बनाने के अधिकार को भी निरस्त करने की बात की है। रिव्यू पिटीशन में भी थावरचंद गहलोत जो आज कर्नाटक के राज्यपाल घोषित हुए हैं, उन्होंने ये अधिकार राज्यों को दोबारा बहाल करने की बात कही है। तो एक तरह से केंद्र सरकार ने ये बॉल जो है राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। तो इस सर्वे के क्या मायने, और जैसा बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे थे ये सिर्फ लॉलीपॉप है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए शिरीष जी, असल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सोच का अंतर समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कारपोरेट घरानों के लिए पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। उनकी सोच में गरीब, गुरबा या पिछड़ा या हरिजन या दलित या आदिवासी ये केंद्र में कभी नहीं रहे। भले ही वोट के लिए वो लुभावने नारे दे देते होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी सोच अंतर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मूलतः गांधी जी के विचारों की पार्टी है, जिसमें अंतिम छोर के व्यक्ति को दृष्टि में रख के सारी नीतियां बनाई जाती है। तो अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी, वो आबादी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि आरक्षण का बंटवारा जो हो नए सिरे से होना चाहिए। इसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए 12 से बढ़ाकर 13% और पिछड़ा वर्ग के लिए 14 से बढ़ाकर 27% किया था। अब माननीय हाईकोर्ट में किसी ने रिट दायर कर दी, तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर आपका आधार क्या है, इसकी गणना क्या है। तो उनके निर्देश पर यह कमेटी बनाई गई है शुद्ध रूप से कि वास्तविक संख्या का आकलन करके हम हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रख सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उद्देश्य ये है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सदियों से आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण के माध्यम से उनको उठाया जाए। उसी सोच का परिणाम है कि इसको बढ़ाया गया है। हम चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप, सामाजिक और आर्थिक न्याय उनको मिले, यही एकमात्र सोच है। और ये सोच जो है वो राष्ट्र और राज्य के हित में है। इसमें कोई राजनीतिक केवल शिगुफेबाजी नहीं है। अब बृजमोहन अग्रवाल जी को तो उनसे कोई मतलब है नहीं, उनको हर जगह लॉलीपॉप ही दिखेगा, क्योंकि वो लॉलीपॉप चाहते हैं केवल उनके पास ही रहे, गरीब आदमी के पास या कमजोर आदमी के पास कोई साधन न जाए, केवल विशिष्ट वर्ग के पास जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हिंदुस्तान में इस समय जो सर्वे आया है, उसमें आया है कि हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स का जो टैक्स है वो कम हुआ है, और हिंदुस्तान के आम आदमी जो इनकम टैक्स पटाते हैं वो ज्यादा हुआ है। इसी से मालूम पड़ जाता है कि केंद्र और भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट परस्त नीति है, उनको आम आदमी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। यही पूरा मामला है। चलिए, पर आपका कहना है कि आम आदमी को या जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं या पिछड़े लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। राजनीति में कितना फ़ायदा होता है इन सब घोषणाओं का, कितनी लागू हो पाती हैं, कितने वर्ग के लोग उठ पाते हैं, वो तो हम सभी देख रहे हैं और जानते भी हैं। कुछ वर्ग, उसमें भी एक वर्ग रहता है जो फ़ायदा उठाता है, जिसको क्रीमी लेयर भी कहा गया है। खैर, हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी हैं जो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चंद्रशेखर साहू जी, आप एक छत्तीसगढ़ के उस वर्ग से आते हैं जिसकी आबादी करीब 11-12% है। आपकी पार्टी में आप एक उदारवादी नेता के रूप में हैं। आपकी पार्टी के अंतिम क्रांतिकारी नेता ताराचंद साहू जी थे, जिन्होंने पार्टी में छत्तीसगढ़ के पहले अध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ बनने के बाद। लेकिन आपकी पार्टी में जब भी कोई आदिवासी, चाहे शिव प्रताप सिंह जी हों, चाहे नंद कुमार साय जी हों, या फिर पिछड़े वर्ग के भी कोई नेता यदि आगे बढ़ने की कवायद करते हैं, तो जो आपकी पार्टी का एक ताना माना है, जैसे महाराष्ट्र में देख लें तो वहाँ पर ओबीसी का बहुल है, तो वहाँ ब्राह्मण को बनाया, और
हरियाणा में गैर जाट को बनाया। तो ये आपकी पार्टी की एक तासीर है कि वो जिस वर्ग की बहुलता है उस वर्ग के नेता को ना सामने करके एक दूसरे वर्ग के नेता को सामने करता है। तो कांग्रेस की इस राजनीति से या कांग्रेस की इस घोषणा से या कांग्रेस के इस प्रयास से आपकी पार्टी कितनी असहज है और आप कैसे इसको काउंटर करेंगे? देखिए डॉक्टर शिरीष जी, मैं कुछ तथ्य नए ढंग से लाना चाहता हूं। पहली बात तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपके माध्यम से वकील साहब से कहना चाहता हूं, खासकर हमारे वल्याणी साहब से, कि वो हर बात में टैक्सेशन की बात को वो ले आते हैं, क्यों प्रोफेशन से जुड़े हैं, वो ओबीसी या यहाँ के जो ज़मीनी हकीकत है उससे कितना वाकिफ है वो जाने। लेकिन आप देखिए जुलाई चल रहा है और ठीक एक महीने बाद, एक सवा महीने बाद 15 अगस्त 2021 होगा, यानी 2 साल हो गए इस घोषणा को। 2 साल में आपने क्या किया लिटिगेशन की दृष्टि से? रही बात सामाजिक न्याय की, तो आप ये भूल जाइए कि कांग्रेस पार्टी कोई सामाजिक न्याय पर चल रही, एक परिवार के आसपास केंद्रित है, वो क्या सामाजिक न्याय करेगी? और सामाजिक न्याय की धुरी पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मंत्र देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो गरीब के आंख को आंसू को पोंछने के लिए ही राजनीति के हिमायती थे, उसके अंत्योदय पथ को हमने अपनाया। 15 साल क्या लोगों के समर्थन से ही तो हमने यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व किया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ है, बड़े बड़े राज्यों में है, तो बिना सामाजिक न्याय के आगे क्या? बिना लोगों के समर्थन के आगे, बिना ओबीसी के लोगों के समर्थन के आगे? आप ओबीसी के विषय पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप दोहरे मापदंड को अपना रहे हैं। और मैं देखिए कहना चाहता हूं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहने में, लेकिन जो महानुभाव इसके खिलाफ पिटीशन में शामिल हुए थे, पिटीशनर थे, उसको आपने उपकृत कर दिया शासन ने, उसको आपने कबीर पोर्ट पीठ का अध्यक्ष बना दिया। क्यों बनाया भाई? वो आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, वो आपके समर्थक हैं, मेरे भी मित्र हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब बात आ गई है सियासी खेल की, जब बात आ गई है पिछड़े वर्ग के हितों की, तो हम पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग का है, ये पहला अवसर है। और इसके पहले देवगौड़ा साहब थे, और जब वो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, मैं उस चुनाव में था। एक कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये पिछड़े वर्ग के नहीं है। तो उस समय 2014 में देश में कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था, उनका रिपोर्ट लोगों ने सामने लाया और उसमें कहा कि ये पिछड़े वर्ग के हैं। पहली बार है हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाला, भारत का नेतृत्व करता पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ भाटापारा के ये चुनावी उसमें सभा में उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार गुजरात में मोदी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में साहू समाज के रूप में उसको प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी साहू समाज के वर्ग का। तो चंद्रशेखर साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर साहू जी क्यों नहीं मान रहे हैं, हम ये चंद्रशेखर साहू जी मान रहे हैं। देखिए ये तो केवल साहू जी आप क्या बोल रहे हैं? चंद्रशेखर साहू मैं जी, एक और कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर साहू जी एक मैं मिनट मेरी बात सुनिए। कहना चाहता हूं। जी जी, आपने मोदी जी को कोट करके जी, ये तो बता दिया ना कि हाँ, आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। अरे भैया कोई सम्मान्य नेता नहीं, आपकी बात के दो संदेश हैं, तो आपकी बात के दो संदेश हैं, आप और कहीं पहुंचे होते। आपकी बात के दो संदेश हैं। लेकिन वरल्याणी जी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि चंद्रशेखर साहू जी एक उदारवादी नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी के। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छे नेता है, उदारवादी नेता है, लेकिन गलत पार्टी में परेशान देखिए, हम शामिल है लोग वो। ना जहाँ पिछड़ों या ओबीसी को कोई मान्यता नहीं है। राष्ट्रवादी है,
न तो उन्होंने नंदकुमार साय राष्ट्रवादी को है। प्रोजेक्ट किया, न चंद्रशेखर साहू बरलानी जी जी, को किया। आप ऊपर से राष्ट्रवादी आगे हैं डॉक्टर कि नहीं रमन है, सिंह आप बताइए। लेकिन अब हम डॉक्टर लोग रमन सिंह जी का राष्ट्रवादी यहाँ लोकल लोगों से क्या संबंध? राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड ये और देखिए। अवर सेल्फ थर्ड। अरे ये सब देखिए, और दूसरी बात ये है कि ऐसा है साहू जी, आपने घोषणा की, साहू जी मैं आपको एक मालूम बात था ये कह सारा दूं। अब सुन लिटिगेशन लीजिए एक होगा। बात मेरी। अच्छी बात है। मैंने देखिए शिरीष जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपसे हटके कहना चाहता हूँ। जब ये 15 अगस्त को घोषणा हुई थी 2019 को, मैं एक स्कूल के कार्यक्रम में था, मैंने सार्वजनिक रूप से इस घोषणा का स्वागत किया था। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री के साथ घूमने वाले लोग हैं उन्हीं में से एक पिटीशन करता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, स्पष्ट करिए। फिर एक बात मैं और नया तथ्य लाना पिटीशन आप लोग करवाए भाई। 1930 के बाद हिंदुस्तान में जो जातिगत जनगणना हुआ था, उसमें 2011 में एक पारिवारिक सर्वेक्षण भी आया, जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उसमें आपके आंकड़े हैं और उस आंकड़ों को आप हाईकोर्ट में पेश कर सकते थे। 2011 का जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। 2011 के सेंसस को आप 2014 तक के सार्वजनिक होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उसमें ओबीसी का मामला बहुत सारे राज्यों में समीकरण बिगड़ेगा। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि हम ओबीसी के हितों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए आपसे पूरी तरीके से न्याय की बात करते हैं। आप लिटिगेशन पे आधार पे कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, और जब आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ये बताइए 2011 का सेंसस का जातिगत चंद्रशेखर जी सुन तो लीजिए, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। चंद्रशेखर जी, सार्वजनिक कर दीजिए, करिए आप उसमें। फिर चंद्रशेखर जी, आपने जो पूरी बात कही उसमें दो बातें ऐसी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, जिसके बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो आपका कहना था कि सरकार लिटिगेशन के मामले में कुछ नहीं कर रही, तो हाईकोर्ट का ही निर्देश था कि सर्वे कराना, तो सरकार वो करा रही है। एक दूसरा आपका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के कारण सत्ता में है, तो शायद मेरी निगाह में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय से ज्यादा सामाजिक समीकरण को साधने के कारण सत्ता में है। सवाल ये है कि सरकार सर्वे करा रही है, चंद्रशेखर साहू जी का कहना है कि 2011 के सेंसस के आधार पर कराना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि उस समय की जो केंद्र में सरकार थी वो नहीं चाहती थी, क्योंकि जो फिगर थे वो उनको सूट नहीं कर रहे थे। बरलानी जी, आपका क्या कहना है जो चंद्रशेखर साहू जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि इस सर्वे की जरूरत नहीं थी, हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, हाईकोर्ट ने इसकी सलाह दी है। असल में शिरीष जी, चंद्रशेखर जी साहू जी के मन में पीड़ा तो बहुत है, लेकिन वो पार्टी लाइन के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ कहा था कि मोदी साहू को कहते हैं, लेकिन ये शोध का विषय है कि मोदी जी सही में पिछड़ी जाति के आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि यदि पिछड़ी जाति में वे आते तो आज 14 से लेकर आज तक जो उनकी नीतियां हैं वो पिछड़ों के हक में कभी नहीं रही। सारे उनके जो भी नीति कार्यक्रम रहे एक कारपोरेट वर्ग, उच्च वर्ग के हितों में रहे। और मैं आपको ये बता दूं शिरीष जी कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में है ही नहीं पिछड़े वर्ग के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए वीपी सिंह साहब ने घोषणा की थी, तो उसको फेल करने के लिए इन्होंने कम्बल की राजनीति की और रथ यात्रा अडवाणी जी ने की, ताकि वो मंडल वाली बात में ये हो जाए, और पूरे देश में आग लगा दी। और इनके आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव में आरक्षण का विरोध किया था, और उसके चलते इनको बिहार में मुंह की खानी पड़ी थी। तो आपने सही कहा है कि ये सामाजिक समीकरण के आधार पर सत्ता का खेल खेलते हैं। इनको सामाजिक सत्ता में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको उठाने की कोई शक्ति इनमें या सोच नहीं है। चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कहें 2011 की, तो वो अब सरकार केंद्र की है, केंद्र उजागर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हाई कोर्ट के निर्देश पर ये आकलन करा रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। आप अपनी बात रख सकते हैं। पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को अधिकार मिले? चंद्रशेखर जी, जी 2-3 बड़े आरोप हैं कि मोदी जी पिछले वर्ग से आते हैं कि नहीं आते, शोध का विषय है। 1 मिनट सुन लीजिए जी। आप जो कह देखिए, ये तो ओपन फैक्ट हो चुका है
2014 और 2019 के चुनाव में बनारस के लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी थे, उसके बारे में पूरी बात आई। जो बात पल्यानी जी आज यहाँ कह रहे हैं, 2014 में एक कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल गुजरात के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था दिल्ली में, यही सवाल उठाया था, उसका जवाब मिल गया था। वो पुरानी बात तो मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा चंद्रशेखर, ये बहुत छोटा सा उत्तर चाहता हूँ कि आपकी पार्टी इसको काउंटर कैसे करेगी? समीकरण तो आप चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त हो गया है, आप बताइए कि आपकी पार्टी काउंटर कैसे करेगी कांग्रेस के इस दांव को? निश्चित रूप से काउंटर करेगी। कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मेरा कहना है ये कांग्रेस प्रायोजित आपका पिटीशन है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रेरित पिटीशन है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बहुत बड़ा आरोप है। वरलानी जी, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। ये जो हाई कोर्ट का पिटीशन हुआ है, ये सब गलत है। हमारे कांग्रेस चलिए, वरलानी जी का कहना है ये गलत है, लेकिन चंद्रशेखर साहू जी का सीधा सीधा आरोप है कि ये पिटीशन सरकार प्रायोजित है। और ये अब ये तो जनता को बताना है, आपका दोहरा चरित्र है। जनता को बताने की जिम्मेदारी सरकार की कि सरकार प्रायोजित है या नहीं है, सरकार वाकई में उनका भला चाहती है या नहीं चाहती है, प्रदेश में ओबीसी का भला कौन करना चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है या कांग्रेस ने जो कदम उठाया उसमें आगे बढ़ना चाहती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।